गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी हम लोग का फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा है। इसमें से हम लोग कल स्टैटिक फ्रिक्शंस को पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसका थ्योरी फ्रिक्शंस का कंप्लीटली समाप्त कर देंगे। चलिए देखते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शंस। देखिए क्लास में अभी कोई स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, छुट्टी के माहौल में कोई नहीं आया है, पढ़ा रहे हैं तो फिर भी तो थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब होता है सीमांत घर्षण। देखिए व्हेन एक्सटर्नल force is applied on static body, then due to this force body just started to move or slides, then that situation friction comes into play is called limiting friction। हिंदी हम बोल देते हैं या लिख देते हैं। जब किसी स्थिर वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो इस बल के कारण अगर वस्तु चलने की स्थिति में आ जाती है तो इस दौरान लगने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। सपोज डैट ये एक सरफेस है, रफ सरफेस है, इस पर कोई बॉडी को मैंने रखा, इस पर फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शंस लगा। इस फ्रिक्शंस को जब ये चलने का बॉडी जस्ट स्लाइड्स जस्ट स्टार्टेड टू स्लाइड्स, जब वस्तु चलने की स्थिति में है, इस समय जो ये फ्रिक्शंस है इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शंस। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शंस है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। कल ये भी सीखे थे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड द मैक्सिमम static friction is called limiting friction। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में अधिकतम स्थिर घर्षण ही सीमांत घर्षण कहलाता है। लिख लेना हिंदी वाले। अब हम लोग एफ एस
मैक्सिमम, यही बराबर होता है किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शंस का, और ये होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। यानी जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शंस। ये भी लिख सकते हैं। और आप देखिए तो लिमिटिंग हो गया। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है किसका, स्टैटिक का, क्योंकि स्टैटिक का मान कम भी होता है, बदलते रहता है। ये एक मैक्सिमम मान है स्टैटिक का, इसलिए बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण। व्हेन टू कॉन्टैक्ट surface slides on each other, then that situation friction comes into play is called kinetic friction। ठीक है, जब दो संपर्कीय सतह एक दूसरे पर फिसलता है तो इस दौरान लगने वाले घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। गतिज घर्षण कहते हैं। ध्यान से देखिए, एक बॉडी है, इस सरफेस पर अप्लाइड फोर्स लगाए, ये चलने लगा, यानी भी नहीं है जीरो, अब ये चलने लगा, तब जो इस समय फ्रिक्शंस लगेगा, इस फ्रिक्शंस का नाम होगा काइनेटिक फ्रिक्शंस। और इस सिचुएशंस में आप लिख सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स बड़ा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से, तभी तो चलेगा। अप्लाइड फोर्स बड़ा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको उतार सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के गुण। क्या क्या गुण है इसका? पहला देखिए गुण ये है, इट ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। यह सापेक्षिक गति के विपरीत दिशा में लगती है।
दूसरा, इन when velocity या when v बराबर 0, देन या तो ऐसा लिखते हैं, बॉडी इज इन रेस्ट, देन फ्रिक्शन इज एक्टिंग स्टैटिक। फ्रिक्शन, जब वस्तु रेस्ट में है, जब वस्तु रेस्ट में है तो स्थैतिक घर्षण लगता है। When body is just started to move, then friction, then acting limiting फ्रिक्शन, यानी कहेंगे जब वस्तु चलने की स्थिति में होता है तो सीमांत घर्षण लगता है। तीसरा, when body is moving, then acting kinetic friction, जब वस्तु गतिमान होती है, जब वस्तु गतिमान होती है तो गतिज घर्षण लगता है। चौथी बात समझ में आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शंस बराबर होता है अप्लाइड फोर्स का। पांचवा बात, स्टैटिक फ्रिक्शंस इज वेरिएबल स्टैटिक फ्रिक्शन बदलता है, जितना अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उस हिसाब से लगता है। छठी बात, स्टैटिक फ्रिक्शंस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस जो है यह बराबर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शंस का, और यह बराबर होता है अप्लाइड फोर्स का। छठी सातवां बात आप ये याद रखना, ये सब पढ़ाया हुआ है, वही सब लिख रहे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट होता है, अचर होता है। आठवां बात, लिमिटिंग कांस्टेंट बदलेगा नहीं। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शंस इज कांस्टेंट, काइनेटिक भी कांस्टेंट होता है। नंबर आप ये लिख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन छोटा या बराबर हो सकता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस का, या इसी चीज़ को हम कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शंस, और यह बड़ा होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से।
काइनेटिक छोटा हो जाता है। जिस समय वस्तु चलने लगता है ना, पूरा जकड़ के पकड़ा रहता है, तो उस समय ज़्यादा फ्रिक्शंस लगता है, फिर चल देता है थोड़ा सा घटता है, ज़्यादा नहीं। ग्राफ पढ़ाएंगे अभी तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई घोड़ा गाड़ी है, जब रुका है घोड़ा गाड़ी तो स्टैटिक फ्रिक्शंस लग रहा है। जब चलने की स्थिति में आ जाता है उस समय लिमिटिंग लगता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा देखना घोड़ा ताकत लगाता है। चल देता है थोड़ा सा कम लगाता है, क्या कि फ्रिक्शंस कम लगने लगता है। 10 नंबर ये हो गया। बस इतना याद रखना है इसको, ये सब प्रॉपर्टी है फ्रिक्शंस का। मिटा देता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ बिटवीन एफएस एंड अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ। ध्यान से देखिए, इधर हम अप्लाइड फोर्स का प्लॉट कर रहे हैं और इधर फ्रिक्शनल फोर्स एफ से दिखा रहे हैं इसको। तो आपको पता है इस तरह का ग्राफ होता है। ये वाला ग्राफ आपका हो गया स्टैटिक फ्रिक्शंस का, ये हो जाता है लिमिटिंग का, यानी मैक्सिमम स्टैटिक, और ये हो गया काइनेटिक का। तुम देखो स्टैटिक फ्रिक्शंस कल देखे थे, फोर्स बढ़ाएंगे बढ़ गया, और बढ़ाए फोर्स और बढ़ गया, ये सबसे मैक्सिमम चला गया, सबसे मैक्सिमम गया। स्टैटिक फ्रिक्शंस उसी को बोलते हैं लिमिटिंग। अब फोर्स बढ़ाते भी जा रहे हैं, फोर्स बढ़ाते भी जा रहे हैं, तो फिर भी आपका ये फ्रिक्शंस है। तो इतना सा दूर जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शंस। पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शंस कहलाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शंस केवल एक, ये जो है काइनेटिक फ्रिक्शंस। तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शंस परफेक्ट है, कांस्टेंट है, लिमिटिंग फ्रिक्शंस भी कांस्टेंट है, और स्टैटिक फ्रिक्शंस यहाँ से यहाँ सब हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा। इससे लिख देते हैं, व्हेन अप्लाइड फोर्स increases, then static friction also increases, but limiting and काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। जब आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण बढ़ता है, लेकिन सीमांत घर्षण एवं गतिज घर्षण नियत रहता है, यह नहीं बदलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख लिया, ग्राफ पढ़ लिया। अब लॉ पढ़ेंगे फ्रिक्शंस का। पॉज करके उतारिए इसको।
लॉ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम। तो 3 घर्षण है, तो पहला नंबर लिख रहे हैं लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण के नियम। क्या है इसका नियम? पहला बात, इट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स, यह आरोपित बल पर निर्भर करता है। यानी जितना बल लगाएंगे उतना फ्रिक्शन बढ़ता है, कल देखा था। दूसरा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेट फोर्स, यह भार एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यह भार बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर निर्भर नहीं करती है, ये केवल अप्लाइड फोर्स पर निर्भर करता है। तीसरा बात, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस एज लाइक स्मूथ एंड रफ सरफेस। यानी कहेंगे यह केवल अप्लाइड पर ही करता है, नहीं, यह संपर्कीय सतह के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, जैसे चिकना या रुखड़ा सतह, ये सब चीज़ पर यह निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये तो अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। ज़्यादा रुखड़ा रहेगा तो ज़्यादा वेरी करेगा और ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। चौथी बात, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, यह संपर्कीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान से देखिए, ये केवल अप्लाइड फोर्स पर निर्भर करता है। यानी ये देखिए, एक बॉडी ये है, इतना सा एरिया सटा हुआ है, मानो A1,
मानिए अप्लाइड फोर्स लगाए, फ्रिक्शंस लगा 1 मान लो इसको, फिर इसी चीज़ को सुला दिए यहाँ पे, एरिया बढ़ गया, मान के चलो A2 हो गया, फोर्स उतना ही लगाए, मास उतना ही है, मास उतना ही है, तो फ्रिक्शंस जो यहाँ मान के चलो FS2 लगा सपोर्टेड, तो यानी कहने का मतलब एरिया अगर छोटा है A1 और A2 क्या है, बड़ा है, और बाकी फोर्स और मास सब कांस्टेंट है, तब जो है फ्रिक्शन FS1 जो है ये बराबर ही होगा FS2 का, यानी यह नहीं सरफेस एरिया पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? काहे कि इंटरलॉक यहाँ पर भले कम होगा, एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स इंटरलॉक कम होगा, लेकिन बड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ से होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा लेकिन स्ट्रेंथ सबका कम होगा, बात सेम हो जाता है। अगर ऐसा होता तब चौड़ा टायर को न लगा के लोग पतला पतला टायर लगाता आज। तो ये सब इसका लॉ है, इसको फटाक से नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब B नंबर पर हम लोग चलेंगे, इसको मिटाता हूँ। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन से निकालना है, बड़ा आसान है, जितना अप्लाई किए फोर्स वही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। लिमिटिंग के लिए देखिए क्या होता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण के नियम। पहला नियम, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स। यह आरोपित बल पर निर्भर नहीं करता है। फोर्स लगाएंगे ही नहीं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता है। जब चलने की स्थिति रहता है तभी होगा ये, नहीं। दूसरा बात, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस एज लाइक स्मूथ एंड रफ सरफेस। यह संपर्कीय सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे चिकना के लिए कम तथा रुखड़ा के लिए अधिक होता है। तीसरा नंबर, ये समझ में आ गया। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। यह संपर्कीय
सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। यह संपर्कीय सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह संपर्कीय सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। देखो बाबू, चाहे इस तरह से रख के बॉडी पर फोर्स लगाएं, इधर लगा मान के चलो लिमिटिंग फ्रिक्शंस FL, चाहे इस चीज़ को सुला दीजिए और लगाइए फोर्स, अभी भी जो लगेगा इधर लिमिटिंग, ये अगर 1 है और ये 2 है, मास अगर सेम है, अप्लाइड फोर्स भी सेम ही होगा, तब जो है एरिया यहाँ पर देखिए A2 है और ये एरिया को हम मान रहे हैं क्या A1 है, तो यहाँ पर A2 छोटा है A1 से, तो फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। FL2 जो है बराबर ही होगा FL1 का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चौथा लॉ VVI, यही लॉ पढ़ना है। अब देखिए जितना वेट रहेगा उतने ना ज़्यादा लॉक होगा, तो ऑब्वियसली है ये फ्रिक्शंस बढ़ेगा। इसका एक नियम है, सबसे इम्पोर्टेंट नियम, और यही नियम ही यूज होता है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव के लिए लिखाए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नियम है द लिमिटिंग friction, the limiting friction is directly proportional, the limiting friction is directly proportional to normal reaction force, normal reaction force, यानी हम कह सकते हैं सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है। ध्यान से देखना इस लॉ को, सबसे इम्पोर्टेंट है। सपोज डैट ये मास का बॉडी है, नीचे mg कम किया और रिएक्शंस ऊपर लगा, तो अब इसलिए अगर फोर्स आप इधर अप्लाइड कीजिएगा, इधर होगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शंस। तो कहता है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शंस है FL, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाइएगा तो आप कोई न कोई कांस्टेंट डालिएगा, तो μL कांस्टेंट डाले यहाँ पे और हो गया R। यही फ्रिक्शंस का फार्मूला है। परिचय दे देते जहाँ वेयर मतलब जहाँ μL जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक कहलाता है ये। फॉर स्मूथ सरफेस मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस म्यू इज स्मॉल, म्यू का मान कम होता है। एंड फॉर रफ सरफेस के लिए μL इज ग्रेटर, रुखड़ा सतह के लिए म्यू का मान अधिक होता है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट रूल। तो यहाँ तक आप लिखिए, 1 मिनट अस्थिर होइए, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। अब यहाँ पर तीसरा लिखेंगे, ये B नंबर हो गया था। अब तीसरा नंबर लॉ ऑफ लिमिटिंग के जगह पर काइनेटिक कर देना है। ध्यान से देखिए, जहाँ आपका लिमिटिंग है, जहाँ आपका लिमिटिंग है बदल के कर देना है। तीसरा में काइनेटिक, जहाँ पर FL है उस जगह पर FK कर देना।
जहाँ पर म्यू एल है, जहाँ पर म्यू एल है उस जगह पर म्यू के कर देना। ये सारी बातें उसके लिए भी होगा। यानी सी नंबर आपको देते हैं एच डब्ल्यू लिखने के लिए। लिमिटिंग जैसे है तो इसको केवल काइनेटिक कर देना है। सीमांत जहाँ है वहाँ पर गतिज कर देना है, गतिज, ठीक है। बाकी सारा चीज़ को बदल देना। सी नंबर रहा एच डब्ल्यू। एच डब्ल्यू आप लिखना, इसका नियम सेम होता है, केवल यह चेंज होगा, आपको याद भी हो जाएगा, आप लिख भी लीजिएगा। थर्ड नंबर आप आराम से लिख लीजिए। काहे हम अलग अलग पढ़ा दिए, तुमको स्टैटिक फ्रिक्शन का भी नियम पूछ सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शंस का भी नियम पूछ सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शंस का भी नियम पूछ सकता है। जो पूछेगा आप सारा जवाब दे दीजिएगा। सब लगभग सेम है, मतलब सेम नहीं है, सिमिलरिटी है, आपको याद हो जाएगा। मिटा दूं इसको। लिमिटिंग, काइनेटिक, ये सब चीज़ हो गया। अब इस पर एक न्यूमेरिकल्स देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स आपके सामने रख रहे हैं क्वेश्चंस। फाइंड द, और क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ नोट करके लिखिए। फार्मूला फॉर फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल के लिए सूत्र कौन कौन सा है? ए नंबर फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शंस निकालना है आपको, तो आप केवल अप्लाइड फोर्स लिख सकते हैं। बी नंबर फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शंस के लिए कौन सा फार्मूला? लिमिटिंग के लिए भी आप अप्लाइड फोर्स लिख सकते हैं, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला लिमिटिंग के लिए आपको सिखाए म्यू एल और आर। सी नंबर फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शंस के लिए एक ही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, म्यू के आर। तो समझ में आ गया। इसके लिए केवल ये अप्लाइड फोर्स, इसके लिए दोनों यूज कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चंस में दिया इसमें केवल ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्वेश्चंस देते हैं आपको। फाइंड द काइनेटिक, या लिखते हैं डायरेक्ट, हाई लेवल का सवाल देते हैं। फाइंड द मिनिमम अप्लाइड फोर्स फॉर मूविंग द बॉडी, वस्तु को गति कराने के लिए ए नंबर दे रहे, फाइंड द मिनिमम अप्लाइड फोर्स फॉर मूविंग द बॉडी। बी नंबर में लिमिटिंग फ्रिक्शन। सी नंबर में काइनेटिक फ्रिक्शन। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। वस्तु को गति कराने के लिए पहला नंबर कम से कम आरोपित
बल, बी नंबर सीमांत ज्ञात करें, बल ज्ञात करें, बी नंबर सीमांत घर्षण एवं या सी नंबर गतिज घर्षण ज्ञात करें। 3 क्वेश्चंस है। देखिए, एक ये बॉडी है, m बराबर 10 kg, कितना है 10 kg, और यहाँ पर 2 गो म्यू का मान दे दिया है। एक है म्यू 0.42, दूसरा है 0.4। ये वाला जो म्यू है, ये म्यू L सबसे ज़्यादा होता है, ये है, और ये वाला जो म्यू है, म्यू K है, थोड़ा कम हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इस पर फोर्स कितना लगाइएगा ताकि ये चलेगा, ज़्यादा म्यू इसका है तो इसके बराबर फ्रिक्शन इधर फोर्स लगाएंगे, चल देगा वस्तु। तो पहला नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो आपको कह रहा है FL निकालने के लिए। तो क्या जानते हैं, म्यू आर, म्यू एल आर, म्यू कितना है 0.42 और आर बराबर mg, नीचे mg कम करेगा 100 न्यूटन, और ऊपर क्या आ जाएगा रिएक्शन आर। तो यहाँ 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 न्यूटन, यानी कम से कम इस पर चूँकि 42 न्यूटन लगेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। उतना फोर्स अगर लगा दीजिएगा चलने लगेगा, तो उतना ही नहीं होता है। अगर 42.00001 भी लगाएंगे चलेगा कि नहीं। इन कैलकुलेशंस के लिए हम लोग 42 और 42.001 को एक ही समझ लेते हैं। तो ये समझ गए, इतना मिनिमम हो गया। बी नंबर में जो कह रहा है, करे लिमिटिंग फ्रिक्शंस, फिर यही निकालना है। यहाँ पर जो निकाले थे यह क्या है मिनिमम फोर्स, ये क्या होगा, ए नंबर में आपको फोर्स जो है मिनिमम, यही मिनिमम फोर्स जो होगा जिससे ये चलेगा वो आपका 42 न्यूटन है, चलने वाला मिनिमम है बी नंबर। और यहाँ पर FL पूछ रहा है, और ये FL कितना होगा, तो आप निकालवे किए 42 न्यूटन। सी नंबर FK पूछ रहा है, ये थोड़ा कम निकलेगा, म्यू के आर, यानी म्यू के है 0.4, आर का वैल्यू mg मतलब 100, यानी ये 40 न्यूटन निकला। तो आपको बताए थे ना कि सबसे पहले ज़्यादा लिमिटिंग होता है, उससे थोड़ा सा क्या होता है ये कम होता है। तो इस तरह का रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और एडिशनल 1-2 थ्योरी है, उसको हम बताता हूँ और काम हो जाएगा। मिटा देता हूँ इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। ध्यान से देखिए, ये घर्षण कोण क्या है। सपोज डेट कोई ये बॉडी है, ध्यान से देखिए, इस बॉडी पर mg नीचे काम करेगा, रिएक्शन ऊपर लगेगा, इधर आप लाइट फोर्स दिए, इधर फ्रिक्शन फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। इस दोनों का रिजल्टेंट निकालिए तो आपको पता है कि रिजल्टेंट इधर होगा, यानी यह जो R होगा कांटेक्ट फोर्स का, ये दोनों कांटेक्ट फोर्स है, इसके बीच का जो एंगल है वही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन resultant of contact force and normal reaction force
is called angle of friction. परिणामी संपर्कीय बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच के कोण को घर्षण कोण मतलब लैम्डा कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, लैम्डा निकालना है तो 10 लैम्डा बराबर P बाई बी, P फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, Fs बाय बी का मान नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, 10 लैम्डा इज इक्वल टू Fs बराबर म्यू आर, आर आर कैंसिल, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स म्यू, म्यू पता रहेगा, फ्रिक्शन एंगल आप आराम से निकाल लीजिएगा। अब देखिए अगला, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, फिसलन कोण। ध्यान से देखिए, कोई भी इंक्लाइनेशन, वह इंक्लाइनेशन नहीं समझे, कम से कम कितना एंगल पर उठाएंगे, मान के चलो लैम्डा आप उठाए, ताकि इस पर रखा हुआ बॉडी जस्ट स्टार्टेड टू मूव, जस्ट स्टार्टेड टू मूव, कम से कम कितना एंगल उठाएंगे ताकि यह चलने की स्थिति में आ जाए। कोई दिक्कत? इसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। नहीं, इंग्लिश हो गया द मिनिमम एंगल ऑफ inclination at which body just started to move is called एंगल ऑफ रिपोज। वह कम से कम इंक्लाइनेशन कोण जिस कोण पर वस्तु फिसलने की स्थिति में आ जाता है, उसे ही एंगल ऑफ रिपोज मतलब फिसलन कोण कहते हैं। फिसलन कोण मतलब इसको भी लैम्डा से डिनोट कहते हैं। कोई दिक्कत? ये एंगल निकालते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है आपको पता है कि mg नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ठीक परपेंडिकुलर, इसको अगर बढ़ाएंगे ये भी तब लैम्डा हो जाएगा, और ये mg कॉस लैम्डा, और इधर क्या हो जाएगा mg साइन लैम्डा, तो फ्रिक्शन से लगेगा उल्टा डायरेक्शन में। यहाँ पर दो बातें हैं, पहला बात ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये क्या है mg कॉस लैम्डा के बराबर है, पहली बात। दूसरा बात mg साइन थीटा, mg साइन लैम्डा यह बराबर किसका होगा फ्रिक्शन फोर्स का। तो इस तरह से लिख सकते हैं mg साइन लैम्डा Fs इक्वल टू म्यू आर। उसके बाद कैलकुलेशन यहाँ पर आता है, यहाँ ला रहे हैं, यहीं पर लाते हैं। आप देखिए तो लिखेंगे mg
साइन लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पर म्यू एम जी कॉस लेमडा, आर का मान पुट कर दिए, एम जी कैंसिल हो गया, यानी साइन लेमडा बटे कॉस लेमडा इज इक्वल टू म्यू बचा, इसीलिए टेन लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पर भी आया म्यू, और ये लेमडा इज इक्वल टू यानी एंगल ऑफ रिपोज टेन इनवर्स म्यू आ गया यहाँ पर भी। कोई दिक्कत, यानी केवल म्यू पता चल जाएगा तो आप एंगल निकाल लीजिए कि कितना ये चीज़ रखा हुआ है, नहीं कितना उठाएंगे तो यह फिसलने लगेगा, पता चल जाएगा। नहीं जैसे कहते हैं ना, कोई इंजीनियर बोल दिया अरे ज़्यादा इतना सा उठाना, उसके बाद नहीं उठाना, कोई मूर्ख हुआ इतना उठाकर उससे थोड़ा ज़्यादा करता होगा तो फिसल जाएगा। कैसे इंजीनियर को पता चलता है? तो ये सब फार्मूला उसको आता है। तो ये रहा आपका एंगल ऑफ रिपोज, इस तरह से हो गया। अब एक और बता देता हूँ, इसको मिटाता हूँ, पॉज करके आप लिख लीजिएगा, थ्योरी आज समाप्त ही कर देंगे। चलिए देखिए, एक अब बचा है मात्र रोलिंग फ्रिक्शंस। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब होता है लॉटनिक घर्षण। ध्यान से देखिए, जब कोई चीज़ घूमता है, ध्यान से देखिए, जैसे ये रोड है और ये चक्का है, बढ़िया समझिए, ये रोड है और ये चक्का है। तो ये रोल करना इधर चाहता है, इसका मतलब फिसलना चाहता है, इस डायरेक्शन में ट्राई करता है, ट्राई टू स्लाइड्स, इधर फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, यानी मोशन जिधर होगा उसी डायरेक्शन में लगता है। यानी जब कोई रोल करता है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? When friction is acting during the rolling is called rolling friction। जब घर्षण लोटन के दौरान लगता है तो उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। FR लिख देते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। ये जिधर मोशन है उसी डायरेक्शन में लगता है। तो स्लाइड के विपरीत दिशा में तो लग ही रहा है ना, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है। ये रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। अब फ्रिक्शन का पूर्णतः थ्योरी खत्म हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल्स जो है बड़ा ही आसान होगा। जितना आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर न्यूमेरिकल बताए थे वो सब न्यूमेरिकल इस पर भी होगा। केवल जैसे आप निकालते थे, कोई वस्तु है ये, इधर फोर्स लगाता है, एम मास का एक्सेलरेशन ए है, तो फोर्स बराबर आप क्या लिखते थे, एम ए। अगर इधर लगता था F1 और इधर लगता था F2, तब आप क्या लिखते थे, नेट फोर्स निकालते थे। या तो इस तरह से चलिए क्वेश्चन से देखिए, जैसा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में था, एम मास का बॉडी है, ए एक्सेलरेशन है और इधर फोर्स लग रहा है F, तो आपको पूछेंगे बताइए नेट फोर्स कितना है, तो आप बताते थे F, यानी नेट फोर्स बराबर, नेट फोर्स के जगह पर आप लिखते थे एम ए बराबर कितना, F।
कोई दिक्कत। लेकिन ये चिकना सतह हुआ करता था उसमें, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। एंड अब जो है ये रुखड़ा सतह, ये सतह कैसा आएगा, रफ सरफेस, रुखड़ा सतह रहेगा। और तब अब क्या है, फ्रिक्शंस भी लगेगा इधर, तो यहाँ पर नेट फोर्स कहेगा तो F माइनस FS करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, और कुछ नहीं। और FS निकालने का फार्मूला जानबे करते हैं। ध्यान से देखिए सर, FS के लिए कहाँ सीखे हैं हम लोग फार्मूला, तो FL और FK के लिए सीखे हैं। ध्यान से देखिए बुक क्या गलती करता है, नोट करके लिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, बुक क्या गलती करता है, जहाँ पर FS है ये एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शंस नहीं है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस है। बुक में जहाँ स्थिर घर्षण गुणांक दिया रहता है उसे, या वह वास्तव में सीमांत घर्षण गुणांक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जहाँ दिया रहेगा ना आपको म्यू एस, जहाँ म्यू एस दिया है और रियल में वो क्या है, ठीक है, ये सही चीज़ नहीं है, ये होता ही नहीं है, म्यू एस संभव ही नहीं है, ये नॉट पॉसिबल, म्यू एल पॉसिबल है, ये संभव है। लेकिन यह दे देता है बुक सब में, लेकिन आपको यही समझना है। यानी म्यू का मान यह हम लिख देते हैं बढ़िया से, अच्छा से इंग्लिश हिंदी दोनों लिख देते हैं। नोट करके देखिए, लिखिए ओनली म्यू एल एंड म्यू के इज पॉसिबल, केवल म्यू एल एवं म्यू के संभव है, यही दिया रहता है। बुक में म्यू एस देने पर भी आप उसे म्यू एल समझें। आखिर म्यू एल है क्या, बुक में म्यू एस देने पर भी आप उसे म्यू एल समझिए। लिमिटिंग मतलब वो स्थिर ही तो होता है ना, वो भी तो नहीं चलता है, इसीलिए दे देता है रफली। एक्चुअल में म्यू एस जहाँ दिया है वहाँ म्यू एल समझना है। फिर कल न्यूमेरिकल्स देखते हैं, आपको सब समझ में। थैंक यू।